देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, विशाल को दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को किसी ने कस के जकड़ लिया हो। वो अपने दर्द को जुबान से बयां करना चाह रहा था। वो चीखना चाह रहा था, पर शायद उसके तकदीर में ये भी नहीं लिखा था। वो चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। विशाल अभी हल्के नशे वाली हालत में था कि तभी उसकी एकदम से आंख खुली। उसने खुद को एक खंडर में खुद को बिजली की कुर्सी से बंधा पाया। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी शख्स उसे खुद ही ये पता ना चल सके कि आखिर कैसे वो देर रात एक खाली इमारत से अकेला इस तरह बिजली के तारों से बंधा हुआ है। विशाल की अब आंख पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसने अपने आसपास का पूरा माहौल देखा तो एकदम से वो चौंक उठा। उसने अपने आसपास सिर्फ खाली दीवारों और एक पीले रंग के छोटे बल्ब को जलता पाया, जिससे उस खंडर जैसी इमारत में हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। विशाल ये सोच रहा था कि आखिर ये मैं कहाँ आ गया। उसने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला और याद करने की कोशिश करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे अचानक से याद आया कि आज तो वो किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग के सिलसिले में एक दूसरे शहर गया था। वहीं से वो देर रात होटल लौट रहा था, पर वो यहाँ पर कैसे आ गया उसकी समझ में नहीं आ रहा था। विशाल काफ़ी याद करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एकदम से याद आया कि लौटते समय उसे एक रिक्शे वाला मिला था जो उसे होटल तक ड्रॉप करने वाला था। उस रिक्शा में बैठने के बाद का उसे अब तक कुछ याद नहीं था। आखिर कब, कैसे और किस तरह वो इस खंडर में पहुंचा। विशाल के सिर से तभी कोई भारी चीज आकर टकराई, जिससे उसका दिमाग एकदम से घूम गया और सिर से खून टपकने लगा। उसका हाथ बिजली के तारों से बंधा हुआ था। जहां वो हल्का सा भी मुड़ता तो उसे झटका लगता, और यही वजह थी कि वो चाहकर भी हिलडुल नहीं सकता था। उसने अपने आसपास का माहौल देखा तो पाया कि वो किसी बड़े से खंडर में फंसा हुआ है। दरअसल अब उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। इस खंडर को देखकर उसे ये याद आया कि उसने इस शहर में रहने वाले कई लोगों से इसके बारे में सुना था। कहते हैं इस खंडर में कोई आता जाता नहीं है। पहले ये एक गेस्ट हाउस था, पर दुर्घटना के कारण इसे आधे निर्माण के बाद ही ये गेस्ट हाउस दुर्घटनाग्रस्त होकर खंडर में तब्दील हो गया। अब विशाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, क्योंकि उसका मकसद तो अपने स्टेइंग होटल जाना था। फिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। विशाल के मन में लगातार ये सवाल उठ रहे थे। विशाल को अब कुछ भी सोच नहीं रहा था कि अब यहाँ से वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि दूर दूर तक उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पहली बात तो ये थी कि वो एक खंडर था जिसकी शहर में खूब चर्चा थी और लोग यहाँ पर आने से कतराते थे। और तो और ये शहर से बहुत हटकर था, और यही वजह है कि दूर दूर तक अगर विशाल की चीख भी गूंजती तब भी कोई सुन नहीं पाता। विशाल अब चाह के कितने भी हाथ पैर मार लेता, पर वो उस कुर्सी से जुड़े बिजली के तारों से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। विशाल दर्द से कराते हुए निकलना चाहता था, पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। विशाल को ये भी मालूम था कि भले इस समय देर रात हो रही हो, पर सुबह होने के बावजूद यहाँ का माहौल वैसा ही रहने वाला है। अंततः ये एक खंडर जो ठहरा। विशाल का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था। फिर उसने अपनी मुंडी किसी तरह हल्के से पीछे घुमाई और तब उसने अपनी घड़ी को बड़ी मुश्किल से देखने में सक्षम रहा। उसने देखा देर रात 1 बजे का समय था। ये देखकर तो विशाल का मन और भी घबरा गया। अब तो उसे दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस ये जानने की बहुत लालसा थी कि आखिर वो यहाँ तक आया कैसे, क्योंकि ये बात तो उसे अच्छे से याद था कि यहाँ तक वो खुद से चलकर तो बिल्कुल भी नहीं आया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि हो ना हो ये जरूर उसी रिक्शे वाले का काम है जो मुझे यहाँ पर छोड़ गया। पर साथ ही वो इस सोच में भी हैरान था कि उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। विशाल अब काफ़ी परेशान हो गया था। तभी विशाल को अचानक से तेज आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। लोगों के चीखने चिल्लाने और दर्द से कराहने की आवाज़ें
उसे सुनाई दे रही थी। वो साफ साफ सुन पा रहा था, जैसा कोई दर्द से चीख रहा हो और साथ ही चिल्ला रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। विशाल का कान अब दुखने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर उसी की तरह कुछ लोग दर्द और तकलीफ में हैं। फिर धीरे धीरे वो आवाजें और वो चीखें आनी बंद हो गईं। विशाल अब किसी को बड़ी ही धीमी आवाज में रोते हुए सुन पा रहा था। कोई औरत एक कोने में छुपकर रो रही थी, ऐसा विशाल को एहसास हो रहा था। विशाल को समझ में आ गया था कि जल्द ही वो किसी बहुत खतरनाक मुसीबत में फंसने वाला है। वो कुर्सी से आज़ाद होने की पूरी कोशिश करने लगा, पर वो जितना कोशिश करता उसे उतना ही तेज झटका लगता। विशाल को अब अपने ठीक पीछे किसी के चलने का एहसास हो रहा था। उसने ये सोचा कि शायद कोई शख्स वाकई में यहाँ पर मौजूद होगा जो उसकी मदद करेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। विशाल ने जोरों से उसे आवाज़ दी, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। विशाल अब चिल्लाते हुए थक चुका था। विशाल ने अब चिल्लाना छोड़ दिया और माहौल के अगले प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। पर तभी विशाल जहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक उसके पीछे वाला पिलर अपने आप उखड़कर नीचे गिर गया, जिससे कि उस खंडर का एक हिस्सा नीचे गिर पड़ा। विशाल ने अपने उस खंडर को देखा तो पाया कि वो खंडर चारों पिलर के बदौलत खड़ा हुआ है और एक पिलर अब निकल चुका है। विशाल की चिंता अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस समय जहाँ जिस वक्त वो अभी उस कुर्सी से बंधा मौजूद है, उसके ऊपर की दीवार बहुत कमज़ोर थी, जो कभी भी विशाल के ऊपर गिरकर विशाल को चकनाचूर कर सकती थी। विशाल का अब डर से बुरा हाल हो रहा था। विशाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी विशाल ने देखा सामने से एक शख्स सफ़ेद कपड़े में खड़ा है। उस समय विशाल को सब धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, जिस वजह से विशाल उस इंसान को ठीक से देख नहीं पा रहा था। उस सफ़ेद पोशाक में खड़े शख्स का कद छोटा था और साथ ही विशाल ने देखा कि वो एक छुपी मुस्कान दे रहा था। विशाल का खौफ और हद तक बढ़ गया था। लगभग पिछले 1.5 घंटे से वो इसी तरह बंधा था। अब विशाल ने पाया कि अब उसकी आंखें उस सफ़ेद पोशाक में खड़े शख्स को देख पा रही थी। वो शख्स बड़े धीमे कदमों से विशाल की तरफ बढ़ता आ रहा था। विशाल को वो शख्स डरा रहा था, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़ों में जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि वही रिक्शे वाला था, जिसने आखिरी बार उसे गाड़ी में बिठाकर यहाँ तक लाया था। वो बड़े आराम से धीमे कदमों के साथ विशाल के पास आ गया और एकदम से विशाल के कान में आकर धीरे से फुसफुसाया, दर्द हो रहा है? बस 2 घंटे 45 मिनट, थोड़ा और सब्र दिखाओ, फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इस दर्द से आज़ादी मिल जाएगी। साथ ही तुम भी इसी खंडर में हम सब की तरह हमेशा के लिए ठहर जाओगे। विशाल को ये बात और भी डरा रही थी। उसके साथ अब क्या होने वाला था ये तो उसे पता नहीं था, पर कितना भयानक होगा इसका उसे अंदाजा कहीं ना कहीं हो रहा था। विशाल बस भगवान का नाम लगातार जप रहा था। अब रात के तकरीबन 3 बजने को थे। तभी फिर से एक धुआं निकला। उस धुएं में फिर से विशाल को वही रिक्शा वाला सफ़ेद कपड़े में दिखा, जो फिर से विशाल की तरफ बढ़ रहा था। इस बार उस रिक्शे वाले का स्वभाव बड़ा गुस्सैल था। वो बड़े गुस्से में घूरता हुआ विशाल की तरफ आ रहा था। वो फिर से बड़े धीरे कदमों के साथ विशाल के पास आ गया और फिर धीरे से उसके कान में कहा, बस आधा घंटा और, इसके बाद तू भी इसी खंडर में समा जाएगा। इस बार विशाल जैसे ही कुछ पूछता कि तभी अचानक से वो रिक्शे वाला जैसे हवा में गायब हो गया। विशाल का पूरा बदन अब तप रहा था। विशाल के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से विशाल की कुर्सी पर लगी जंजीर अपने आप ही खुल गई। वो आज़ाद हो गया था। उसने तुरंत अपने हाथों से पैरों में लगे जंजीरों को खोला। विशाल ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया कि बड़ी खतरनाक परिस्थिति में वो बच पाया, पर असली मुसीबत अभी टली कहाँ थी। विशाल ने देखा कि वो बिजली के तार जिसे उसने अभी अभी खोला था, वो अब कहीं नीचे गिरा पड़ा नहीं था, बल्कि वहाँ से अब वो गायब था।
विशाल को बस अब इस खंडर से निकलना था। विशाल अभी दरवाजे तक भागता हुआ पहुंचने ही वाला था कि तभी एकदम से पूरे खंडर में जैसे मातम छा गया। विशाल अपने कानों में फिर एक बार उस खंडर से आने वाली चीख और चिल्लाहट को सुन पा रहा था। विशाल जैसे तैसे कान पर हाथ रख के उस खाली खंडर से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। विशाल उन आवाज़ों के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। फिर कुछ मिनट बाद दूसरे पिलर अपने आप उखड़ गए, जिससे फिर एक बार दूसरे कोने की दीवार टूट गई और अब वो इमारत लगभग गिरने की कगार पर थी। पिलर गिरने की आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिस कारण बेहोशी में पड़े विशाल को एकदम से होश आ गया। वो उठकर बैठा और उसने जब अपने ऊपर देखा तो पाया कि मरना तो अब तय है। उसने अपने फ़ोन से 4-5 लोगों को फ़ोन भी लगाया और उसने उन सभी को सब कुछ बता दिया और उसके साथी भी वहाँ पर जल्दी पहुँचने वाले थे। विशाल किसी तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर की तरफ जाने लगा। वो उस खंडर से अभी थोड़ा बाहर गया ही था कि तभी उसने जो देखा उससे उसकी रूह पूरी तरह से कांप गई। उसने देखा कि सामने वही रिक्शे वाला खड़ा है, पर इस बार वो उसे देखकर डर के मारे सीधे पीछे गिर पड़ा। विशाल ने देखा कि उस रिक्शे वाले का सिर्फ शरीर है और उसका सिर कटा हुआ है। उसका सिर धड़ से अलग है। ये देखकर तो विशाल के हाथ पैर अब बुरी तरह से कांपने लगे। विशाल पीछे हट रहा था और वो रिक्शे वाला अब धीरे धीरे करके विशाल के करीब बढ़ता जा रहा था। विशाल को यह जगह पहले से बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। अब तो उसने एक बहुत ही खौफनाक दृश्य को अपने सामने देखा। तभी विशाल को एक खतरनाक आवाज़ ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। विशाल ने सुना कि वही रिक्शे वाला उससे कह रहा था कि मेरा सर धड़ से अलग हो गया, इसका जिम्मेदार तू था, अब तेरा सर धड़ से अलग होगा, इसका जिम्मेदार अब मैं बनूंगा। इतना कहने के तुरंत बाद वही रिक्शे वाला थोड़ा बगल में हटा और फिर जो विशाल ने देखा तो उसने तो उसके रोंगटे खड़े कर दिए। विशाल ने देखा वही रिक्शे वाला अपना सर अपने हाथों से अपने गर्दन में लगा रहा था और अब बस उसके गले में एक कटा सा निशान था। विशाल उसे चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो बाहर निकला कि उसने अपने आंखों के सामने एक भीड़ देखी, जिसे देखकर वो अंदर से दहल उठा। उसने देखा सामने एक साथ 10-12 की आबादी में कुछ लोग जमा हैं, पर उनमें से कोई भी इंसान नहीं था, क्योंकि उनमें से किसी की भी आंख की पुतलियां नहीं थी और कुछ के तो सिर गायब थे तो कुछ बहुत धुंधले दिख रहे थे। इतना सब देखकर मजबूत इंसान को भी दौड़ा पड़ जाएगा। विशाल अब पीछे हटने लगा। वो पीछे बढ़ता हुआ वापस उसी बड़े से खाली कमरे में चला गया। उसने देखा वही रिक्शे वाला चारों तरफ अपनी मुंडी घुमाए जा रहा था और तो और वो जोरों से हंस रहा था। उसने अब एक अजीब तरह की आवाज़ निकालते हुए कहा, कुछ याद आया तुम्हें विशाल बाबू? 5 साल पहले वही जगह, वही समय और वही इंसान, बस शिकार में फ़र्क है। उस समय आपने हमारा शिकार किया था और इस समय हम आपका करेंगे। विशाल को तभी एकदम से अचानक ही सब कुछ याद आ गया। 5 साल पहले विशाल एक कॉन्ट्रैक्टर था और इसी सिलसिले में उसे इस खंडर को एक 7 मंजिला इमारत बनाने का काम मिला था। क्योंकि विशाल एक लालची इंसान था, इसी वजह से उसने इसमें भी अपना फ़ायदा देखा। शुरू से इस पर सीरियस कोई काम नहीं हुआ। इमारत बनाना तो दूर, विशाल और उसके पार्टनर ने स्ट्रक्चर भी ठीक से तैयार नहीं किया। विशाल के कुछ और पार्टनर भी थे जो उसके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सबके सब वो लालची किस्म के इंसान थे। बस यही वजह थी कि विशाल और उसके पार्टनर ने कमेटी को बड़े अच्छी तरह ठगा। इस प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए उन्हें जितना बजट दिया गया था उससे काफ़ी हद तक कम पैसा ही इन्होंने काम में लगाया था और बस बाहरी दिखावट के कारण किसी तरह एक इमारत को खड़ा कर दिया गया। कुछ लोगों ने घर खरीदकर यहाँ पर रहने आए, पर इस काम के खत्म होने के 3 हफ्ते के भीतर ही उस इमारत का पिछला हिस्सा, जहाँ पर ज़्यादातर लोग थे,
वो हिस्सा पूरी तरह से टूटकर नीचे बिखर गए, जिसमें काफी लोग नीचे दबकर बड़ी दर्दनाक मौत मरे। ये वाकई में एक हिलाकर रख देने वाला किस्सा था। इस घपले के कारण विशाल और उनके साथियों का फायदा जरूर हुआ, पर साथ ही कितने लोगों की जिंदगी तबाह भी हो गई। तभी विशाल को एकदम से ख्याल आया कि आखिर क्यों लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक जितने ही लोग उस हादसे का शिकार होकर मौत के घाट उतारे गए, वो सब के सब एक भटकती रूह है जो कि खंडर में भटकती है। विशाल ने ये सब याद किया ही था कि तभी एकदम से वो रिक्शे वाला विशाल के सामने खड़ा हो गया। उस रिक्शे वाले के पीछे पीछे वो समूह भी आ रहा था। विशाल उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा, पर इस किस्से का सबसे अहम किरदार तो खुद विशाल ही था। अब उसे भला माफ़ी कैसे मिल सकती है? विशाल ने तभी उन सबको धक्का देकर भागना चाहा कि तभी किसी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो फिर से उसी बिजली की कुर्सी से बंध गया। विशाल लगातार चीखे चिल्लाए जा रहा था, पर उन भटकती आत्माओं को विशाल से बदला चाहिए था। विशाल को अब पिछले बार से भी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और जब वो हिलने डुलने की कोशिश करता तो उसे बड़े ही जोर का करंट का झटका लगता। तभी एकदम से फिर रिक्शे वाला विशाल के करीब आ गया और बोला, बस 15 सेकंड और। अब विशाल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी कुछ ही समय में ऊपर का पिलर हटा और वो इमारत का बड़ा सा दीवार का हिस्सा सीधे विशाल पर गिर पड़ा, और बस फिर विशाल की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई। फिर अगली सुबह विशाल की लाश को ले जाया गया। आखिरकार विशाल को उसके किए की सजा मिल ही गई। लालच करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप इस कहानी के ज़रिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रा इस बात का ध्यान रखें कि लालच बहुत ही बुरी बला है और इससे बचकर रहें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।